प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, और यदि वो हमें नहीं पता है तो फिर यहां पर हमारी प्रेडिक्शंस भी सही नहीं होती हैं। दर्शकों, आप सब लोग अपने लग्न कुंडली के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं कि लग्न कुंडली क्या होती है, लेकिन लग्न कुंडली के अलावा भी एक और कुंडली होती है जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली जो आपकी बनती है वो जिस समय आप पैदा हो रहे हैं उस समय पर सूर्य के सामने ग्रहों की क्या पोजीशन बनी है उसके आधार पर आपका लग्न तय होता है। और लग्न जो होता है वो लगभग 2.5 घंटे के अंदर बदल जाया करता है, यानी कि यहां पर 12 घंटे के अंदर आपको 6 लग्न बदलते हुए नजर आएंगे। यानी कि यदि सुबह 10 बजे मेष लग्न की कुंडली बन रही है तो रात्रि को 10 बजे लगभग तुला लग्न की कुंडली बनेगी। यानी कि दर्शकों, यहां पर लग्न का महत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो 2.5 घंटे के अंतराल पर आपके ग्रहों की स्थिति को दिखा देता है। वहीं पर यदि हम चंद्र कुंडली की बात करेंगे तो चंद्र कुंडली यहां पर लगभग 2.25 दिन तक एक ही रहती है, क्योंकि चंद्रमा को पहले स्थान पर यानी लग्न में रख करके फिर यहां पर कुंडली का निर्माण होता है। इसीलिए चंद्र कुंडली लगभग 2.25 दिन तक सभी जातकों की एक रहती है। उसके बाद में दर्शकों एक और चार्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारी कुंडली के अंदर जिसे हम कहते हैं D9 चार्ट, यानी कि नवमांश। नवमांश का निर्माण कैसे होता है, आप मैन्युअली कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको मैन्युअली कैसे D9 चार्ट बनता है ये भी जरूर आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन D9 चार्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो 3.20 डिग्री के अंश को लेकर के बनाया जाता है। यानी कि एक राशि के अंदर जो 30 डिग्री होती है उसको 9 में यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें 3.20 का एक अंश मिलेगा, यानी कि 3 अंश और 20 मिनट, यानी 3 डिग्री और 20 मिनट्स। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर D9 चार्ट का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा भी दर्शकों यहां पर षोडाष्टक वर्ग कुंडली होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे डिविजनल चार्ट होते हैं जिनके अंदर हमें अपनी संतान, अपने माता पिता, अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, उसके अलावा यहां पर हमारे सभी मुद्दों के अंदर हमारा किस तरह से जीवन के अंदर परिणाम रहेंगे उन सबको भी यहां पर डिविजनल चार्ट्स में देखा जाता है। बात आती है कि डिविजनल चार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। दर्शकों, जैसे मैं आपसे ये बात कहूं, आपका और हमारा दोनों का खून लाल ही है, लेकिन ये तो हुई एक साधारण बात। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि ब्लड के अंदर भी 4 सेगमेंट है, यानी ए बी और ओ, और उसमें भी 2 सेगमेंट अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दर्शकों 8 सेगमेंट तो हमारे ब्लड के अंदर ही हो गए। यानी कि जब आप किसी चीज के अंदर रिसर्च करते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स भी यहां पर नजर आते हैं। ठीक उसी तरीके से लग्न कुंडली को भी बहुत डीप सेगमेंट में जाकर के यदि आपको स्टडी करना है तो उसके लिए डिविजनल चार्ट का निर्माण किया जाता है। और डिविजनल चार्ट्स को स्टडी करने का तरीका भी अलग होता है। अगर परफेक्शन चाहिए तो हमें डिविजनल चार्ट को स्टडी जरूर करना चाहिए। अब उसके बाद में दर्शकों एक चीज और आती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उसके अंदर भी आप देखिए बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा, रेड सेल्स ये भी होते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक चीज को साइंस के अंदर देखते हैं तो उसके बहुत सारे डिवीजन, सब डिविजन्स भी आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से चूंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है तो उसके भी यहां पर आपको डिविजन्स देखने को मिलते हैं। और जब उन सब चीजों को आप अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं तभी आप सही तरीके से डायग्नोस कर पाते हैं कि यहां पर इस व्यक्ति को एक प्रॉब्लम है या इस व्यक्ति के लिए ये चीज सुटेबल है। दर्शकों, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे आप साइंस के अंदर आप चीजों को एनालिसिस करके देखते हैं, उसके सेगमेंट्स डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो कि यहां पर डिवाइड किए गए हैं। और बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होता है। नवमांश क्या है, पुष्कर नवमांश क्या है, पुष्कर भाग क्या होता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हैं
और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि एक मैंने YouTube पर विश्लेषण डाला था एक छोटे से प्रयास का, उसके अंदर एक दर्शक ने हमारे लिखा था कि इनका 8th हाउस के अंदर ये 2 प्लैनेट है लेकिन ये पुष्कर नवमांश में है, तो इनको ये रिजल्ट नहीं मिलने चाहिए। तो यहां पर मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खाली एक सेगमेंट में एक चीज से निर्णय नहीं होता है। अगर कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर रिजल्ट देने की पावर बढ़ जाती है। लेकिन रिजल्ट कौन सा देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा, यह तय अलग दृष्टि से होता है। यानी कि मेरा कोई दुश्मन है, वो बच्चा हो सकता है, जवान हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई बदमाश हो सकता है, कोई शरीफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन रहेगा। अब वो दुश्मन यदि पैसे वाला है तो अपने पैसे की ताकत से मुझे हानि पहुंचाएगा, अगर वो पुलिस वाला है तो अपने प्रभाव की वजह से मुझे नुकसान पहुंचाएगा, अगर कोई यूथ है तो मुझे अलग तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, कोई बच्चा है तो मुझे अलग तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। यानी दुश्मन तो दुश्मन ही रहेगा, दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे में कभी भी कुंडली के अंदर ग्रहों की प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके डिविजनल चार्ट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सब चीजों को कंबाइंड में रख करके फिर यह निर्णय होता है कि यह प्लैनेट व्यक्ति को शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। इसलिए दर्शकों, यह एक बहुत बड़ी साइंस है और इसे पूरी डीप स्टडी करने के बाद ही यहां पर प्रेडिक्शंस यदि किए जाते हैं तो व्यक्ति के प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही होते हैं। और ये बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान काम नहीं है। और मेहनत जो करना जानता है वो प्रेडिक्शन सही करेगा भी, और जो मेहनत नहीं करना जानता या मेहनत नहीं करना चाहता वो इस एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा गहराई से कभी समझ भी नहीं पाएगा। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये तय करते हैं कि आपकी थ्योरी और आपकी प्रैक्टिकल दोनों सही है या नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको यह बताने का प्रयास किया है कि कभी भी किसी भी एक थ्योरी को लेकर के मत चलिए, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल के अंदर कन्वर्ट करके देखिए, डिविजनल चार्ट्स में देखिए, उनको कैसे स्टडी किया जाता है ये सीखिए और उसके बाद में आप निर्णय लीजिए कि ये प्लैनेट आपको क्या देने वाला है, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। और यदि प्रैक्टिकल में आप इसको और समझना चाहते हैं तो उस ग्रह के पिछले जितने भी आपके समय में उसकी अंतरदशाएं प्रत्यंतर आई हैं, उन सबके रिजल्ट्स को आप याद करके एक कॉपी में लिखिए और फिर मैच करके देखिए कि क्या उस पर्टिकुलर कालखंड के अंदर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले हैं या नेगेटिव मिले हैं। ये बहुत साधारण सा तरीका है अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों को पहचानने का। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो अपने पिछले जो आपके महादशाएं रही हैं, अंतरदशा प्रत्यंतर रहा है, उसके अंदर उन ग्रहों का जो समय रहा है उसके परिणामों को यदि आप देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि ये ग्रह आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा। ये तो एक मैंने साधारण सा वो तरीका आपको बताया है जो बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज्योतिष सीखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यदि आप परफेक्टली कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको आपकी लाइफ के अंदर एक चीज और समझनी है कि आपको डिविजनल्स चार्ट्स को भी अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि डिविजनल्स चार्ट बहुत बार हमारी कुंडली के परिणामों को परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। यानी कि लग्न कुंडली के अंदर स्थिति कुछ और होती है, लेकिन डिविजनल चार्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो स्थिति कुछ और होती है और उसी के आधार पर परिणाम भी फिर यहां पर बदल जाया करते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको कुछ ज्योतिष के गुण रहस्य बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।